नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया के कई सामरिक विशेषज्ञों ने की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, हवाई अभियान को बताया स्पष्ट जीत। टॉम कूपर ने कहा, भारी नुकसान के बाद युद्ध विराम के लिए माना पाक। पूर्व अमेरिकी सैनिक जॉन स्पेंसर ने कहा, अपने रणनीतिक उद्देश्यों से भी आगे निकला ऑपरेशन सिंदूर। नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों की एक भी कैजुअल्टी नहीं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ ही विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। अमित शाह ने कहा, मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगी देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट। कुल 3,706 करोड़ के निवेश से हर महीने बनेगी 3.6 करोड़ चिप। 2,000 लोगों को सीधे रोजगार। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में निकल रही है तिरंगा यात्रा। लोगों का दिख रहा जोरदार उत्साह। महंगाई के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर, खुदरा के बाद थोक महंगाई दर अप्रैल में घटकर 13 महीनों के निचले स्तर पर 0.85% पर आई। खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी की वजह से गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पल भर में बदल दिया पश्चिम एशिया का राजनीतिक संतुलन। सीरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, सभी प्रतिबंधों को हटाने का किया ऐलान। इजराइल को मान्यता देने की मांग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सीडीएस और सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके जानकारी दी। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों ने आर्मी के वेटरन और देश के थिंक टैंक के साथ जानकारी साझा की। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ का जवान वापस भारत आ गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी नए भारत की न्यू नॉर्मल पॉलिसी पर आर्टिकल लिखा है, तो देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी सिलसिले में तीनों सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई और साथ ही सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सीडीएस और भारत की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में आर्मी के वेटरन और देश के थिंक टैंक को जानकारी दी। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीएनएस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सीएस एयर मार्शल एपी सिंह ने स्पष्ट रणनीतिक मार्गदर्शन में एकजुट होकर तीनों सेनाओं के तालमेल, उनकी क्षमता और नए युग के मल्टी डोमेन ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में बताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक लेख लिखा है। इस लेख में अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि पहलगाम नरसंहार भारत की अंतरात्मा पर हमला था। भारत ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नए नियम गढ़े। ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नपे तुले राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि निलंबित करना, वाघा बॉर्डर बंद करना, द्विपक्षीय व्यापार रद्द करना और पाकिस्तानी वीजा निरस्त करने जैसे बड़े कदम शामिल थे। मोदी सिद्धांत की 3 स्तंभ हैं, जिसमें आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति जीरो टॉलरेंस, आतंकी और उसके समर्थकों में कोई भेद नहीं शामिल हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने युद्ध के नए मानक गढ़े। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना, अब संतुलित और सटीक बल प्रयोग ही जवाब। आतंक के विरुद्ध साहस, स्पष्टता और संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं, आरंभ है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज़ है। इस बीच पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार वापस लौट आए हैं। वो अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार चले गए थे। बीएसएफ ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी दी। वो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में थे। जवान को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी के जरिए भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ ने बताया कि हैंड ओवर शांतिपूर्वक और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। कांस्टेबल पूर्णब कुमार शॉ की पत्नी रजनी शॉ ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से हेड कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सहमति के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं 1 सप्ताह के निलंबन के बाद फिर से शुरू हो गई हैं। ये घटनाक्रम क्षेत्र के तीर्थ यात्रियों और पर्यटन हितधारकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को सजा देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस अभियान के जरिए भारत ने न सिर्फ आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति है और भारत ने स्वदेशी तौर पर जो हथियार विकसित किए हैं, उनका भी लोहा दुनिया मान रही है। आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से दहशतगर्दों में खलबली तो है ही, साथ ही दुनिया ने मॉडर्न वॉरफेयर की भारतीय सैन्य शक्ति का दम भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ जिस सटीकता और सतर्कता से कार्रवाई की है, उसके कसीदे 7 समुंदर पार भी पढ़े जा रहे हैं। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भारत की सैन्य ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व के मुरीद हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के प्रसिद्ध युद्ध विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने कहा है कि ये भारत की एक निर्णायक सैन्य जीत है, जिसने न केवल आतंक के खिलाफ उसकी रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया है, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। अब उसकी जमीन से हुआ आतंकी हमला सीधा युद्ध माना जाएगा। उनका कहना है कि ये एक सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर की गई सैन्य रणनीति थी। जॉन स्पेंसर ने लिखा है कि भारत का उद्देश्य साफ था, तरीका स्पष्ट और नेतृत्व मजबूत। उन्होंने भारत के संयम की भी तारीफ की। इससे एक दिन पहले ऑस्ट्रियाई एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर ने भारत के शौर्य की तारीफ की थी। उन्होंने 3-4 दिन की कार्रवाई को भारत की बड़ी विजय बताया। दरअसल स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया है। आकाश से वार और ब्रह्मोस से प्रहार ने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, स्वदेशी भारतीय रक्षा प्रणालियों ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया। इस सैन्य अभियान में भारतीय रक्षा प्रणालियों जैसे बराक 8, आकाश और डीआरडीओ की एंटी ड्रोन तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समूचे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियां कैसे गेम चेंजर साबित हुईं। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने जब भारतीय शहरों पर हमला किया तो इसे ठिकाने लगाने में आकाश मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई।
आकाश को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। भारत के अभेद्य वायु सुरक्षा कवच में सबसे महत्वपूर्ण है बराक 8 मिसाइल। ये तेज स्पीड से आने वाली दुश्मन की हर मिसाइल की पहचान कर इसे पल भर में ढेर कर देती है। भारत ने ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नागास्त्र 1 का भी इस्तेमाल किया। GPS का इस्तेमाल करने वाले इस हथियार ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी थी। अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। उसमें लिखा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों से पहले और बाद की उच्च रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, भले ही वो सीमित और सटीक प्रकृति के हों। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 100 मील दूर भोलारी एयरबेस के विमान हैंगर पर सटीक हमला किया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हैंगर वाली जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से करीब 15 मील की दूरी पर है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और सुरक्षा करने वाली इकाई से थोड़ी दूरी पर है। वहां पर भी भारतीय वायुसेना ने सटीक निशाना लगाया है। भारतीय सेना ने कहा है कि उसने खास तौर पर पाकिस्तान के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर रनवे को निशाना बनाया, जिसे सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान साफ तौर पर दिखता है। 10 मई को पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि रनवे चालू हालात में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की आत्मनिर्भर नवीन प्रणालियों का उदय देखने को मिला है। भारत ने बिना सीमा पार किए आतंकी ठिकानों को तो सटीक तरीके से निशाना बनाया ही, लेकिन साथ ही भारत ने स्वदेशी तौर पर निर्मित प्रणालियों के जरिए हर पाकिस्तानी हमले को नाकाम भी किया। सबसे पहले 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन इन्हें एकीकृत काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्प्रभावी कर दिया। साथ ही भारत की तरफ से एयर डिफेंस के लिए पिचोरा, OSA AK और LLAD तोपों का भी प्रयोग किया गया। इस दौरान आकाश जैसी स्वदेशी प्रणालियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हैं। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम आकाश प्रणाली को हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए विकसित किया गया है। तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मिलकर जो अभेद्य दीवार बनाई, उसने पाकिस्तान के हमलों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इस दौरान भारतीय वायुसेना की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS इन सभी सिस्टम्स को एक साथ लाई, जिसने इनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय प्रणालियों ने जो कमाल किया, उसके ठोस सबूत भी देखने को मिले हैं। चीनी PL-15 मिसाइल और तुर्की द्वारा निर्मित यीहा ड्रोन के भी टुकड़े बरामद किए गए हैं। भारतीय डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान की तरफ से प्रयोग किए गए और भी कई उन्नत हथियारों के हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए कम से कम 10 उपग्रह भी 24 घंटे देश की सुरक्षा में काम कर रहे हैं। भारत द्वारा विकसित इन विश्व स्तरीय प्रणालियों की गूंज दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। बीते वित्त वर्ष में भारत के रक्षा निर्यात ने करीब 24,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं वर्ष 2029 तक इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रियता तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और अन्य साझेदार देशों से बातचीत कर रही है। इसके अलावा टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। दरअसल ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें तमाम राज्यों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री इन तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का देश की सफलता इसको बताया जा रहा है। यात्राओं में शामिल हो रहे आम भारतीयों के मन में भारी उत्साह है तो पाकिस्तान के प्रति नाराजगी है। श्रीनगर के लाल चौक पर पाकिस्तान के प्रति लोगों का गुस्सा भी नजर आया। साथ ही भारत के जवाब देने से लोग संतुष्ट दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इन यात्राओं में लोगों का जबरदस्त जोश और देश के प्रति जज्बा दिखाई दे रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित इन यात्राओं के जरिए देश को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा में लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ हम जिस जज्बे से हमें बचाया है और वो सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जो हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक करी, उसी के जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। झारखंड के रांची में 100 फीट लंबे तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खास और आम शामिल हुए और एकजुटता का संदेश दिया। भारतीय फौज ने जो पराक्रम दिखाया है, पूरी दुनिया हतप्रभ है और यह पराक्रम भारत पुराना भारत नहीं रहा और यह भारत घर में घुस के मारता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक और युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पदयात्रा में भाग लिया। यात्रा में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जो हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने काम किया या हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया, वो कोई नहीं कर सकता। मेरे देश के बराबर कोई देश ही नहीं है। हमारे भारतीय सेना जो अपने शौर्य पराक्रम का उदाहरण बार बार दे चुके आपको, आप बिल्कुल निश्चित रहें, हमारे देश एक मजबूत हाथों में है। बहुत अच्छा लगा। पूरी भारत की जनता मतलब बहुत खुश है इस बात से और हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि मतलब भारत की जो सैनिक थे उन लोगों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव और पार्वती परिदा भी मौजूद रहीं। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सशस्त्र बलों ने हमारी बहनों के सिंदूर का बदला आतंकवादियों को खत्म करके लिया है। हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में तिरंगा थामे राजस्थान से श्रीनगर तक आए इन लोगों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद का नाश हो, ये पैम्फलेट लिए हुए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया, आतंकवादी जो ठिकाने थे पूरा ध्वस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के सैनिकों के शौर्य की सराहना करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। तमिलनाडु के चेन्नई में बड़ी संख्या में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। त्रिपुरा के अगरतला में निकाली गई तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री माणिक साहा भी शामिल हुए। हमारे जो सैन्य वाहिनी है, तीन सैन्य वाहिनी है, तीनों मिलके जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का अभियान किया है और उसका सक्सेस भी हुआ है। जितना टेररिस्ट का कैंप था पाकिस्तान में और पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, पूरा खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न की कड़ी में देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर इसकी झलक दिखाई। ये अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर और सवाई माधो सिंह जंक्शन तिरंगे की रोशनी में नहाए नजर आए। वहीं सामाख्याली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और सेना के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। मिजोरम के आइजोल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत पूर्व सैनिकों, सैन्य कर्मियों के परिवारों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का सम्मान करने के लिए लेह में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एकजुट भारत का संदेश दिया और भारतीय सैन्य शक्ति की प्रशंसा की। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट कार्यक्रम के तहत भाजपा ने बिहार की राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने कहा वो भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया वो प्रशंसनीय है। हम लोग सेना के शौर्य का सम्मान करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग इस तिरंगा के माध्यम से पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल जो है आपसे लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हटेगा। तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में निकाला जा रहा है। सेनाओं का हौसला को और मजबूत करने के लिए आगे से पाकिस्तान यदि कोई दुस्साहस करती है तो उसको जवाब सैनिक मुंह तोड़ देंगे। मिशन सिंदूर आगे जारी रहे। भारत की आन बान शान यह तिरंगा हमारे दिल में बसता है और हम तिरंगे में बसते हैं। तो भारत की अखंडता पे या भारत पे कोई भी अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का प्रहार करने का सोचेगा तो उसे तिरंगे की क्या महत्व है हम अपनी जान दे के भी बता सकते हैं और हम अपनी जान दे देंगे पर इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। गई जिसमें सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के जगाधारी गेट से शुरू हुई इस यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया, जहां सांसद रेखा शर्मा और सभी लोगों ने शौर्य चक्र को नमन किया। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब ऐसी कोई हरकत करेगा तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आज की ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में हो रही है कल से लगातार,
ये भारतीय सेना की जीत की खुशी में, भारतीय सेना के सम्मान के रूप में ये पूरे भारत में हम उनको अपना सैल्यूट दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित और एनसीसी कैडेट्स से खास बातचीत की। जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू की वाइस चांसलर कर्नल प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित मैम। ये बहुत अच्छी यात्रा है और ये समय में हम राष्ट्रीय यूनिटी रखना चाहिए और प्रधानमंत्री और सरकार को कंप्लीट सपोर्ट है। जेएनयू से हमारा एलमनाई ही हर एक सैनिक ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जेएनयू का एलमनाई है। सो इसीलिए हम बहुत प्राउड है कि जेएनयू की एलमनाई भारत की नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर एक टोटल टेक्टोनिक शिफ्ट है। हमने दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ये सुपीरियॉरिटी इन मेक इन इंडिया वेपन्स और पहली बार पॉलिटिकल विल भी दिखाया। सो इसीलिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व को मैं सैल्यूट हिज लीडरशिप। जेएनयू में इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह। सर क्या कहेंगे? जेएनयू के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं आज हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जेएनयू के अंदर वी हैव 2 डेली आरटी बैटरी एनसीसी फॉर द बॉयज़, वी हैव 104 कैडेट्स and 54 cadets for 3GGBN girls battalion we have, and all the cadets boys and girls वो सारे के सारे जो अभी नेशनलिज्म पर, जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उस विज़न पे आगे वो काम कर रहे हैं। कर्तव्य पथ के बाद जेएनयू परिसर में भी एनसीसी कैडेटों ने तिरंगा यात्रा निकाली। क्या संदेश देने का प्रयास किया? बात करते हैं कुछ कैडेटों से। क्या संदेश दे रहे हैं अपनी यात्रा के माध्यम से? सर, वी जेएनयू एनसीसी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडेरिटी विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर, हाउ द प्रिसिजन स्ट्राइक्स डीप इनटू द एनिमी टेरिटरी, क्लेम्स डोमिनेंस एंड strengthens the fact that India will not be abstained by any terrorist dominance or any negligence in the sovereignty of the nation. इसका हमारा एक ही उद्देश्य है, हम उन देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उसके अलावा हमारा एक ही नारा था, युवाओं को देश के प्रति जागरूक करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह भारतीय सेना ने अपनी सैन्य कार्रवाई करते हुए अपने जवाबी हमलों से वहाँ के 9 आतंकी संगठनों को तबाह किया। इससे यह दिखाता है कि भारतीयों में अपने देश के प्रति कितनी एकता व अखंडता का एक स्वाभिमान है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कैडेट जेएनयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकालकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सैन्य बलों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। हमारे टूरिस्ट पर जो हमला हुआ, उनकी हत्या की, हमारे बाप बहनों को विधवा बनाया, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो ऑपरेशन किया उसका नाम सिंदूर रखा था। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत बड़ा लेसन सिखाने का प्रयत्न किया है। आतंकवादियों के जो अड्डे थे उस उद्ध्वस्त कर दिए हैं। उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी का मृत्यु हो चुका है। और भारत कितना बलशाली है ये सारी दुनिया में देखा है। एक तो मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का कहना ये है कि पाकिस्तान को अगर ठीक ठाक रहना है तो पाकिस्तान ने हमारे साथ शरारत नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बलों के जवान मिशन 2026 के तहत
फोर्स को बड़ी कामयाबी मिल रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुट्टा के पहाड़ पर 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इस पूरे इलाके पर सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया है। तो इस ऑपरेशन में बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। इस इलाके पर सुरक्षा बलों का कब्जा बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने किया नक्सलियों का सफाया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब केवल 18। 2025 में हुई नक्सली हिंसा की सिर्फ 19 घटनाएं। 2025 में 718 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की है। 21 दिनों तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने इस दौरान माओवादियों के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आधुनिक हथियार, AK-47 450 की संख्या में IED, 150 बंकर, स्नाइपर, BGL, सेल, गोला बारूद समेत दवाइयां और नक्सलियों के रोजमर्रा के उपयोग का सामान बरामद किया है। साथ ही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 250 से ज्यादा गुफाएं मिली हैं, जिसमें 300 से 400 नक्सली आते जाते रहते थे। उन्होंने 2 साल तक सामान इकट्ठा किया था। नक्सलियों ने यहां गुप्त अस्पताल बनाए थे। इसका इस्तेमाल वे हथियार बनाने में करते थे। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को नक्सलवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की घोषणा की गई। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं बलों की कार्यवाही से सरेंडर्स की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 में 928 एवं 2025 के पहले 4 महीनों में अब तक 718 सरेंडर्स हो चुके हैं। सरकार ने माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने हेतु आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई है, जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। CRPF का 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटाकर अब केवल 18 रह गई है। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने कहा है कि नियत नेलानार योजना का लाभ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नियत नेलानार कार्य योजना के तहत अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नवीन कैंप स्थित ग्राम सहित आसपास के 5 किलोमीटर में स्थित ग्रामों का समूह बनाया जाकर निवासरत ग्रामीणों को शासन के कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त चावल, नमक, चना, चीनी, मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर, मुफ्त 500 यूनिट बिजली प्रति कनेक्शन, सोलर हाई मास्ट, सोलर ऑपरेटेड पानी टंकी और स्टैंड पोस्ट सोलर ड्यूल पंप एवं विकास कार्यों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, CRPF, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, DRG के जवान शामिल थे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा के पहाड़ियों में बीते 21 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। मिशन 2026 के तहत चलाए जा रहे इस अभियान को अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन माओवादियों के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, TD न्यूज, बीजापुर, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ व्यापक अभियान निरंतर चला रही है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मोदी सरकार बीते कुछ समय से देश को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का काम तेजी से कर रही है। बीते कुछ वर्षों में देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट खोलने का फैसला हुआ था, तो आज केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के जेवर में इस यूनिट के लिए 3,706 करोड़ की लागत से इसको लगाने की बात की गई है, जिसे लगाने के लिए SCL और फॉक्सकॉन में करार हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ देश की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। साल 2022 में इस सेक्टर में नई नीति को मंजूरी दी गई थी। तभी से पहले ही सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। यूपी के जेवर में अब एक और उच्च तकनीक क्षमता वाली HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम को मंजूरी मिली है। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज़ में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी, ऐसा टारगेट लिया था। वी हैव एक्सीडेड दैट टारगेट सिग्निफिकेंटली। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज़, 270 यूनिवर्सिटीज़ एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट, वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की टेक्नोलॉजीज होती है, वो सब वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी मिलने से 2000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर यूनिट में 3,706 करोड़ का निवेश होगा। यहां हर महीने 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। केंद्र सरकार की बेहतर नीतियों और प्रोत्साहन के चलते भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में लिए गए हैं। करीब 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स में छात्र और उद्यमी नए उत्पादों को विकसित करने के लिए विश्वस्तरीय नवीनतम डिजाइन तकनीकों पर काम किया जा रहा है। जाहिर है सेमीकंडक्टर सेक्टर अब देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्वस्तरीय डिजाइन सुविधाएं सामने आ रही हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 3,706 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक व संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। DD न्यूज के संवाददाता देवेंद्र रावत ने जितेंद्र प्रसाद से विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को आज मंजूरी दी है। इस विषय पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी। जितेंद्र जी, सेमीकंडक्टर यूनिट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती है और उस क्षेत्र में भारत सरकार ने एक और यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। कैसे देखते हैं सर, वो भी नोएडा में, यूपी में बनने जा रहा है सर? ये बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उनकी ही दूरदृष्टि से जो भारत में एक बड़ा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, वो धरातल पे स्वरूप लेता हुआ दिखता है। और आज कैबिनेट में उनके नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए डिस्प्ले जो हमारे चिप्स होते हैं, जो लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आपके गाड़ियों में, EVs में सब जगह इस्तेमाल होते हैं, टीवी पे, तो वो 3,700 करोड़ की लागत का एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम उसका डेवलप होता है, वो भी भारत में बड़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अप्लाइड मटेरियल जैसी एक बड़ी कंपनी जो अमेरिका की हैं, उन्होंने यहाँ निवेश किया है, जो इसका इक्विपमेंट बनाती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़गार और सेमीकॉन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हर चीज़ में आजकल देखने को मिलता है, उसकी यहाँ पे स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक डेवलपमेंट ऑलराउंड होगा। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश में और योगी जी का प्रदेश में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। HCL और फॉक्सकॉन जो आपका मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, ये कंपनियों ने कोलैबोरेट करके सेमीकॉन का जो प्रोजेक्ट है, उन्हीं के आधार पर हो रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश जो हमारा है,
वो देश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। आप हर तरीके से देख सकते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हमारी सुरक्षा से देखते हुए मिसाइल और हथियार भी वहाँ उत्पादन हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज जो ये ऐतिहासिक कदम हुआ है कैबिनेट केंद्र के मोदी जी के नेतृत्व में, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी। इनका साफ कहना है कि सेमीकंडक्टर यूनिट की जो 6वीं यूनिट जो स्थापना होने जा रही है नोएडा के जेवर में, वो एक भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ देवेंद्र रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि नाम बदलने से सच नहीं बदलेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुकी कोशिशें कर रहा है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बीच तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की, जिसको लेकर भारत के आम लोगों में गुस्सा है। इसी गुस्से के चलते कई क्षेत्रों के लोगों ने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जो देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। तुर्की के फलों से लेकर मसालों तक को कई व्यापारिक संगठनों ने बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए JNU और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बाद से ही भारत में कई जगहों पर तुर्की का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में व्यापारियों ने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने के फैसले लिए जा रहे हैं। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। अब ये सेब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वे तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। इस बहिष्कार का पुणे के फल बाजार पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं पुणे के मसाला और सूखे मेवे एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट्स के आयात का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूं। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद फल मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। हिंदुस्तान में उनका जो व्यापार होता था हजारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। वहीं हिमाचल की हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसाइटी का कहना है कि तुर्की से भारत में सेब के बढ़ते आयात ने पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। उन्होंने तुर्की से सेब के आयात पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने व्यापारियों और लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। कैट का कहना है कि 2024 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में कुल विदेशी आगमन 62.2 मिलियन पर्यटक का था, जिसमें अकेले भारत से ही लगभग 3 लाख पर्यटक थे। कैट ने आंकड़ों के जरिए बताया कि यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटकों का कुल अनुमानित भारतीय खर्च $291.6 मिलियन के लगभग होता है। अगर भारतीय पर्यटक तुर्की की यात्रा का बहिष्कार करते हैं तो तुर्की को लगभग $291.6 मिलियन का प्रत्यक्ष नुकसान होगा। कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। उधर फिल्म निर्माता और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने भारतीय फिल्म उद्योग जगत से तुर्की को बायकॉट करने की अपील की है। अशोक पंडित का मानना है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे देशों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जो भारत के खिलाफ और आतंक के साथ खड़े हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर करीमनगर रेलवे स्टेशन की तारीफ करते हुए लिखा, तेलंगाना में करीमनगर रेलवे स्टेशन देशभक्ति के गौरव में ऊंचा खड़ा है। रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सुसज्जित किया गया है, जो युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साहस को एक शक्तिशाली सलामी है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का नई दिल्ली में आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,12,000 करोड़ से अधिक के 732 निवेश प्रस्तावों की घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले गलियारे के रूप में नॉर्थ ईस्ट उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी दूरदृष्टि दर्शाती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भविष्य में भारत के विकास के पथ पर अग्रसर है और वो 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पूर्वोत्तर आज भारत की विकास गाथा का केंद्र बन गया है।
The Prime Minister's resolve, his commitment, his vision to ensure that the northeastern region becomes the pivot for the future growth and the future path of India as she advances towards her goal of Viksit Bharat by 2047. Over the last 10 years, whether it is the 10% of gross budgetary support amounting to almost 1 lakh crore a year that's being ploughed into the Northeast. Today, the Northeast that was always considered prior to a decade ago as the periphery of India has become the center of the growth story of India. देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में कम होकर 13 महीनों के निचले स्तर 0.85% पर आ गई है, जो कि मार्च में 2.05% पर थी। थोक महंगाई दर में कमी की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में खाद्य उत्पादों पर थोक महंगाई दर कम होकर 2.55% रह गई है, जो कि मार्च में 4.66% पर थी। फ्यूल एंड पावर और प्राथमिक उत्पादों में महंगाई दर गिरकर 2.18% और 1.44% रह गई है। थोक महंगाई दर में कमी ऐसे समय पर देखने को मिली है जब खुदरा महंगाई दर कई सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। ये लगातार तीसरा महीना था जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के महंगाई के टारगेट 4% के नीचे रही है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में दूरसंचार क्षेत्र की कई देशी विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6G तकनीक में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। नई दिल्ली में दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज जुटे। मौका है भारत 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश विदेश की कई जानी मानी दूरसंचार कंपनियां भाग ले रही हैं। सम्मेलन में भारत 6G विजन में भारत को 6G दूरसंचार तकनीक में अग्रणी बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और सहयोग करने पर मंथन हुआ। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि सरकार भारत 6G अलायंस की शुरुआत सहित कई योजनाओं पर काम कर रही है। Over 111 research projects have been funded with a sanction amount of 300 crores. And India now ranks among the top 6 nations globally in 6G patent filings. And India has signed 6G research cooperation agreements with Japan, Singapore, and Finland, creating valuable knowledge sharing pathways. 6G प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत के सक्रिय उपाय देश को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि भारत में 6G तकनीक के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। Young innovators, I say the future of 6G is in your hands. Your ideas, your creativity, and your passion will shape a connected India that leads the world. Let us commit today by all the stakeholders for making Bharat 6G not just a technology initiative but a national mission. भारत 6G विजन का उद्देश्य 2030 तक 6G प्रौद्योगिकियों के डिजाइन विकास में भारत को अग्रणी बनाना है। भारत 6G विजन सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों पर आधारित है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। पाकिस्तान में मानवाधिकार पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात व्यक्तियों ने हिंदुओं, ईसाइयों, अहमदियों, सिखों, सुन्नियों और शियाओं पर हमला किया और उन्हें मार डाला। ये हमले धार्मिक रूप से प्रेरित थे। रिपोर्ट में ऐसी अनगिनत घटनाओं का उल्लेख है। नागरिक समाज संगठनों और मीडिया ने वर्ष के दौरान कम से कम 16 लोगों की हत्या की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें से 7 शिया मुस्लिम, 4 सिख, 3 ईसाई, 1 हिंदू और 1 अहमदिया मुस्लिम था। फरवरी में पुलिस ने पंजाब के गोत्री आला में अहमदिया डॉक्टर रशीद अहमद की हत्या में इनामुल हक की पहचान की। मई में अज्ञात बंदूकधारियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले के एक स्कूल में 7 शिया शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी।
कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पैविलियन का शुभारंभ हुआ। भारत पैविलियन दुनिया भर से जुटे फिल्मकारों और कलाकारों के लिए एक लघु भारत की झलक पेश कर रहा है। भारत पैविलियन भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कान फिल्मोत्सव पर देखिए जया सिन्हा की ये खास रिपोर्ट। कांस फिल्म महोत्सव में भारत पैविलियन का शुभारंभ हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत पैविलियन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विख्यात फिल्मकार पद्म भूषण शेखर कपूर, प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। भारत पैविलियन सरकार की भारत को वैश्विक कंटेंट हब और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर रहा है। फिल्मी भाषा में बोला जाए तो हम छाए हुए हैं हर जगह। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पर इतने सारे हिंदुस्तानी फिल्म मेकर्स को देखकर, यंग, ओल्ड, मिडिल एज्ड, बट सबके आंखों में एक ही बात था कि भारत का नाम रोशन करना अपने आर्ट के जरिए, अपनी कहानी टेलिंग के जरिए। और बहुत खुशी हुई जिस तरह से यहाँ गिवन द प्रेजेंस ऑफ पीपल एंड मीडिया वाज अमेजिंग। इस मौके पर 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया।